एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ध्रुवेद एकेडमी। सॉरी बच्चों, हम लोग थोड़ा सा डिले हो गए थे क्योंकि कॉन्टिन्यूस वीडियोस आ रही थी, थोड़ा सा डिले हो गया, सॉरी फॉर दैट। अब हम कॉन्टिन्यूस वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं रिएजेंट्स के नेक्स्ट सीरीज़ की ओर, यानी हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में बात कर रहे थे और हम लोगों ने काफ़ी हद तक रिडक्शंस के हाइड्राइड डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड हाइड्रोजन डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में बात कर ली थी, है ना। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नाम में ही छुपा हुआ मिलेगा इसको आपको, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो मैंने बोर्ड पे जो लिखा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड रिएजेंट। मतलब कह सकते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड हो, मतलब जब वो किसी मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए निकले तो वो अपने बैग में क्या कैरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि अभी तक जो रिएजेंट्स निकलते थे दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए, वो क्या करते थे, या तो अपने में हाइड्राइड को रखते थे या फिर हाइड्रोजन सिस्टम को रखते थे और वो उसको रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते थे। बस अब जो बात है वो है कि हम जो रिएजेंट्स लेके निकलेंगे वो रिएजेंट्स एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन रखते हैं और इलेक्ट्रॉन फेंक करके उसको रिड्यूस करते हैं। तो इसीलिए बच्चों इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब सवाल ये उठता है, क्या इलेक्ट्रॉन हमें फ्री में मिलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन ऐसे फेंके हुए मिलते हैं क्या कि कोई भी उसको कैरी कर लेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, छुपे हुए रहते हैं। मेटल्स में उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इजीली क्या कर सकते हैं, किसी को डोनेट किए जा सकते हैं। नॉन मेटल से तो ये उम्मीद करना मुश्किल ही है ना। तो हमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम चाहिए तो हम सबसे पहले कौन से रिएजेंटों की बात करेंगे, मेटल। तो मेटल यहाँ पे हमारा हीरो होता है और वो एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो, यानी यहाँ पे मेटल जो है, मेटल, यस, मेटल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जिसका मतलब अब हम लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए हैं अपने मेटल्स पे। पर सवाल ये होता है बच्चों कि जब हम मेटल्स को लेते हैं ना, तो मेटल्स किसी की साथ मांगता है कि वो रिड्यूस तो कर सकता है बट उसे किसी की साथ की जरूरत है, और वो साथ कौन देता है, सॉल्वेंट। देखना, यहाँ पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो मेटल की साथ देते हैं रिड्यूस करने में किसी सिस्टमों को। तो वो मेटल के साथ सॉल्वेंट का रोल क्या होता है, तो देखो, मेटल अगर सॉल्वेंट में जाते हैं तो वो दो तरीके से सॉल्वेंट से मदद लेते हैं। एक, पहला, जो बहुत अच्छे मेटल्स होते हैं ना, जो आयनस एनर्जी जिनकी बहुत कम होती है, वो एक्चुअली क्या करते हैं, जिसको आपको रिड्यूस करना है उसके आने से पहले ही सॉल्वेंटों में अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन सॉल्वेंट फेज में आ जाता है, उसे हम लोग सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फिर जब आप किसी जिस पे आपको एक्ट करना है फंक्शनल ग्रुप पे, जब आप उनको उसमें डालते हो, फिर वो इलेक्ट्रॉन उसके पास ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी इस बार सॉल्वेंट क्या करता है, मेटल से पहले इलेक्ट्रॉन रख लेता है अपने तरफ, उनके जो डिस्टेंस होते हैं, उनके जो वॉइड्स होते हैं, सॉल्वेंट के बीच का जो गैप होता है, वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए सफिशिएंट होता है। तो वो एक्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को रख लेते हैं, फिर कोई सबस्ट्रेट उनमें डाला जाता है तो वो उसको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं। तो मेटल सॉल्वेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। या फिर कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनको जरूरत होती है किसी ओनली सॉल्वेंट की, वो उसमें डिसॉल्व हो जाए, उस फेज में आ जाए और वो फिर सबस्ट्रेट आए उन पे, तो फिर वो उनसे मुलाकात करें। तो मतलब एक मीडियम हो जाता है सॉल्वेंट कि वो हमें मेटल और अपने सबस्ट्रेट या फिर फंक्शनल ग्रुप जिन पे हम रिडक्शन करने वाले हैं उनके साथ मुलाकात करा दे। तो ये बेसिक सी पॉइंट होती है, इसलिए मुझे मेटल के साथ बच्चों सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है ना, दैट कॉम्बिनेशन इज मेटल प्लस सॉल्वेंट, है ना। और इस पूरे सिस्टम को या फिर ऐसे कॉम्बिनेशन से जो रिएजेंट तैयार होते हैं, जो रिड्यूस करने जाते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है, इसी का दूसरा नाम है जिसका नाम होता है डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन। यानी अगर मैं इस टॉपिक को एक और नाम दूं तो वो क्या नाम दे सकता हूं, देखो बच्चों, उसका नाम दे सकता हूं मैं डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन। इसका मतलब मेटल को पहले आपने डिसॉल्व कर लिया है फिर उसको रिडक्शन में इस्तेमाल किया है।
तो दिस इज द मेन टॉपिक, इसी ही हम मेन टॉपिक का नाम दे देते हैं, डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन है ये। तो बताओ अभी तक हमने क्या बात करी कि मेटल हमारा हीरो है, सॉल्वेंट हमारे हीरो की हेल्प करता है किसी को रिड्यूस कराने में, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। फाइन। तो फिर सवाल उठता है कि सर इतने सारे तो मेटल्स हैं, कुछ एस ब्लॉक में मेटल्स हैं, कुछ पी ब्लॉक में मेटल्स हैं, कुछ डी ब्लॉक में मेटल्स हैं, कुछ एफ ब्लॉक में मेटल्स हैं, इतने सारे मेटल्स हैं, तो हम किनका इस्तेमाल करेंगे? तो नेचुरली एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग कुछ मेटल्स का कॉम्बिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उनमें से सबसे पहला मेटल होता है बच्चों जिसका नाम है अल्कली मेटल्स। ये हमारा हीरो है, इसकी तो धड़ल्ले से इस्तेमाल की जाती है। और अल्कली मेटल आप किसको कहते हो? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के फर्स्ट ग्रुप को। तो इसका मतलब हियर वी हैव लिथियम मेटल, वी हैव सोडियम मेटल एंड वी हैव पोटेशियम मेटल, और इनका इस्तेमाल करके किसी सॉल्वेंट के साथ इनको जोड़ करके हम इन्हें एज अ रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं कि वो किसी को रिड्यूस कर दे। सिमिलरली समटाइम्स वी यूज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लाइक कौन सा? मैग्नीशियम का इस्तेमाल हो सकता है एंड समटाइम कैल्शियम आल्सो, पर मैग्नीशियम का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। फाइन बच्चों, तो ये कहानी है किसकी? अल्कलाई और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। समटाइम्स वी यूज ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स बोले तो बच्चों कौन कौन से होते हैं जो इसका इस्तेमाल हम धड़ल्ले से करेंगे? यस, वी हैव अ जिंक। जिंक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वैसे ही टाइटेनियम, यानी जिंक हो, टाइटेनियम हो, these are the important metals which will use for the reduction of the organic species। तो इसका मतलब ट्रांजिशन मेटल्स ये हो सकते हैं, और होता है बच्चों खुद एल्युमिनियम भी, मतलब एल्युमिनियम जो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इनका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर के सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, टाइटेनियम एंड एल्युमिनियम, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स है जिनका इस्तेमाल हम लोग रिडक्शन के लिए करते हैं बच्चों। फाइन। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे अगर मैं मेटल का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो साथ में सॉल्वेंट भी लूँगा, है ना। तो सॉल्वेंट का अगर मैं इस्तेमाल करूँगा तो वो सॉल्वेंट दो तरीके के होते हैं, यानी एक होता है बच्चों प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना, और दूसरा होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो जिस सॉल्वेंट का आप इस्तेमाल करोगे उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि मेटल को आप किसी भी सॉल्वेंट में डालते हो तो वो सॉल्वेंट ना प्रोडक्ट बनाने के जो तरीके हैं उनको अल्टर करता है, उनकी मैकेनिज्म को अल्टर कर देता है। तो सॉल्वेंट का बड़ा इंपॉर्टेंस है, इस पर बहुत ढंग से फोकस करना पड़ेगा। तो समटाइम्स वी हैव अ प्रोटिक सॉल्वेंट, जो क्या हो सकते हैं? प्रोटॉन के सोर्स हो सकते हैं, क्योंकि एक बात तो समझ लेना बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन कहीं पे जाएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली एक अनायन जनरेट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई अडॉप्ट करेगा, लेगा, तो माइनस चार्ज इस पर डेवलप होगा, और वो माइनस चार्ज को अगर प्रोटोनेशन की जरूरत पड़ी तो अगर प्रोटॉन के सोर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे अमोनिया, लिक्विड अमोनिया बोलते हैं इसको, आप क्या बोलते हैं बच्चों? लिक्विड अमोनिया। सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल भी एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल हो सकते हैं, अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल हो सकते हैं, अमीन्स एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल हो सकते हैं, समटाइम एसिड एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल हो सकते हैं, समटाइम कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल हो सकते हैं। जिसका मतलब दीज आर द प्रोटिक सॉल्वेंट जिनका इस्तेमाल आप करोगे, एंड समटाइम्स वी हैव एप्रोटिक सॉल्वेंट जिसका ज़्यादा इस्तेमाल जो आप करने वाले हो वो कौन है? ज़ाइलिन। तो ज़ाइलिन एज अ सॉल्वेंट आप इस्तेमाल करोगे, और हमें एप्रोटिक से प्रोटिक सॉल्वेंट का भी इस्तेमाल करने को मिलेगा। तो कुल मिला करके एक मेटल को जिस सॉल्वेंट में डालोगे वो सॉल्वेंट उसकी एक्टिविटी को, प्रोडक्ट फॉर्मेशंस को, मैकेनिज्म को मॉनिटर करता है, ऑल्टर कर सकता है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब हमें देखना है इतने सारे मेटल्स, इतने सारे सॉल्वेंट, कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं कुछ कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं जिनका इस्तेमाल तुम धड़ल्ले से करने वाले हो। तो वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं वो एक बार ढंग से देखना, एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। नोट करिए इसको। अब मैं बात करने वाला हूं बच्चों, यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो कॉम्बिनेशंस आपको ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, और वो कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे जरा बोर्ड पे ढंग से देखने का। इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस वी विल यूज फॉर द रिडक्शन प्रोसेस। तो देखो जरा, सबसे पहला कॉम्बिनेशन है, तो इसको हेडिंग डालना बच्चों, इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? मेटल एंड सॉल्वेंट का। तो देखो यार, तो इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन कौन कौन से है बच्चों? यहाँ पे अगर आप देखें तो वी हैव अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड सोडियम, और यहाँ पे क्या होगा? लिक्विड अमोनिया। जो अमोनिया आपने लिया था ना, दैट इज अ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन।
ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, ठीक है। या इसी के साथ आप क्या ले सकते हो, इसी के बड़े भाई छोटे भाई लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, है ना, एक ही चीज है ये, पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया। तो अल्कली मेटल्स हों और अल्कली मेटल्स के साथ आप अगर इनका इस्तेमाल करोगे तो दैट इज द इम्पोर्टेंट, व्हाट यू कैन से, दैट इज द इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड मेटल। और कुछ हद तक ना इन्हें हम बर्च रिएजेंट का भी नाम देते हैं। कौन सा नाम देते थे बच्चों, बर्च रिएजेंट। फाइन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखनी होगी। सिमिलरली वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो इधर जरा बच्चों, सोडियम इन जाइलिन, इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, सोडियम इन जाइलिन, है ना। जब देखो ये तो तुम्हारा क्या सॉल्वेंट था, प्रोटिक सॉल्वेंट था, ये सॉल्वेंट क्या है, एप्रोटिक। तो अल्कली मेटल को तुम अगर जाइलिन में इस्तेमाल कर रहे हो, मैग्नीशियम को अगर जाइलिन में इस्तेमाल कर रहे हो, समटाइम्स टाइटेनियम होगा और उसको आप जाइलिन में इस्तेमाल करोगे। तो एक बात को ढंग से समझना, तो सोडियम इन जाइलिन, मैग्नीशियम इन जाइलिन, टाइटेनियम इन जाइलिन, या फिर इसको एल्युमिनियम लिखो, एल्युमिनियम इन जाइलिन, एंड यहाँ पे देखो टाइटेनियम इन जाइलिन। बट एक्चुअल में क्या होगा, देखो इधर बच्चों, अगर मैं टाइटेनियम का इस्तेमाल करता हूँ ना, तो बस थोड़ा सा पॉइंट इस पे देखना, क्योंकि टाइटेनियम मेटल फ्री में मिलते नहीं, यानी स्टेट में रहते नहीं, वो किसी सॉल्ट के फॉर्म में रहते हैं। इसलिए टाइटेनियम को इस्तेमाल करने के लिए अलग कॉम्बिनेशन होता है, इसके सॉल्ट लिए जाते हैं, टाइटेनियम क्लोराइड, टाइटेनियम को जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में लाने के लिए। अभी इसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते हैं, पर टाइटेनियम ही चाहिए हमें। तो ऐसे केस में सबसे पहले इनको क्या करते हैं, इनको रिड्यूस कराते हैं। पोटेशियम इनको इलेक्ट्रॉन देके रिड्यूस करता है, टाइटेनियम 0 में लेके आता है, और यहाँ पे सॉल्वेंट होते हैं जाइलिन। फाइन बच्चों, तो इसका मतलब टाइटेनियम क्लोराइड पोटेशियम के कॉम्बिनेशन से वी यूज टाइटेनियम मेटल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और उसके साथ जाइलिन इस्तेमाल होता है। तो इसलिए एग्जाम में एरो के ऊपर में ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, पर ये नहीं मिलता है। एक्चुअल में टाइटेनियम का इस्तेमाल होता है, पर टाइटेनियम रेडीमेड फॉर्म में नहीं मिलते, इसलिए घर में बनाना पड़ता है, और उसे बनाने के लिए वो टाइटेनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करता है, और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट लेकिन मेटल का इस्तेमाल करता है, जो उसको इलेक्ट्रॉन दे करके जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में लाते हैं, KCl बन के निकलते हैं, टाइटेनियम 0 बनते हैं, और फिर उस टाइटेनियम का जो सॉल्वेंट में मौजूद होता है, उस टाइटेनियम को फिर कहते हैं कि भैया अब तुम्हें कोई सबस्ट्रेट मिलेगा, उस पे जाके हमला करना। फाइन, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन हमें एप्रोटिक सॉल्वेंट और मेटल्स के भी मिलेंगे, जिनका आपको इस्तेमाल करना होता है। क्या मेरी बात आप समझ गए? तो सोडियम लिक्विड अमोनिया हो, सोडियम जाइलिन हो। अब एक और कॉम्बिनेशन जो आपको मदद मिलेगा, जिसकी आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, दैट इज अ जिंक, दैट इज अ जिंक, दैट इज अ जिंक विद एसिटिक एसिड, दैट इज अ जिंक विद एसिटिक एसिड एंड जिंक विद HCl। तो देखो जिंक विद एसिटिक एसिड ये एक कॉम्बिनेशन बनता है, और जिंक विद HCl, पर एक्चुअल में जिंक HCl के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग जिंक को अमलगम के फॉर्म में लेते हैं। तो ये मॉडिफाइड रूप है, जिंक अमलगम। फाइन, जिंक अमलगम विद HCl। क्या मेरी बात आप समझ गए? तो इसका इस्तेमाल ना करके मेनली किसका इस्तेमाल होगा, जिंक अमलगम विद HCl, जिंक विद एसिटिक एसिड। ये जिंक मेटल का इस्तेमाल हो गया, ये अल्कली मेटल का इस्तेमाल हो गया, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का इस्तेमाल हो गया, और ये ट्रांजिशन मेटल का इस्तेमाल हो गया। जो मेटल्स मैंने लिखे थे उनका इस्तेमाल मैंने कर दिया है। तो सुनो, इस तरीके से वी हैव 3 इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस, द कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्कली मेटल्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कली मेटल्स विद जाइलिन, एंड द कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल विद एसिटिक एसिड एंड विद HCl। तो समटाइम्स एक बात का ध्यान रखना, समटाइम्स क्या होता है, इनकी एक्टिविटी को कम करने के लिए, इनकी एक्टिविटी को कम करने के लिए इनके साथ अमलगम को लगा दिया जाता है। वो आप लोगों को पता है अमलगम क्या करता है, मेटल की रिड्यूसिंग पावर को कम करने का काम करता है। याद है आप लोगों को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा था। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, इनको ना जनरली इनको जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, मैग्नीशियम इन अमलगम जाइलिन। फाइन, मैग्नीशियम अमलगम जाइलिन। ये अमलगम का मतलब क्या है कि ये इसकी रिड्यूसिंग पावर को चेंज कर सकता है कॉम्बिनेशन में, और एल्युमिनियम अमलगम इन जाइलिन। तो कभी कभी अगर आपको एग्जाम में ये अमलगम के साथ भी मिले तो ये इसका मॉडिफाइड रूप है तो ये वही,
पर थोड़ा सा इनके क्या है, मॉडिफाइड रूप होते हैं बच्चों। तो इसका मतलब मैग्नीशियम अमलगम, एल्युमिनियम अमलगम वही कहानी है जो इनकी कहानी है। तो ये एक ही तरीके के सिस्टम्स होते हैं। और ये दोनों क्या है, मैंने क्या बताया, ये कभी रिएजेंट के फॉर्म में मिलेगा नहीं, ये हमेशा मिलेगा, इनका इस्तेमाल आप करोगे। तो मेटल एंड सॉल्वेंट, ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब सवाल ये है, चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन ये सारे तो हैं, अब इनका इस्तेमाल किनको इलेक्ट्रॉन देने के लिए किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूं तो इनका इस्तेमाल किनके ऊपर किया जाएगा, कौन इनके इलेक्ट्रॉन मांगेंगे, कौन इलेक्ट्रॉन इसके लेंगे। तो बारी बारी से मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बच्चों, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो 3 होते हैं। मतलब ये जो पूरे सिस्टम है ना, वो 3 जगहों पे काम करते हैं और वो 3 कॉम्बिनेशन में लिखने वाला हूँ, जिन पे पूरी टॉपिक, ये पूरा सिस्टम चलेगा उसके ऊपर में। तो नोट करो इसको पहले, दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस व्हिच वी विल यूज फॉर द रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़े, चलो मिटा रहा हूं मैं। तो अब मैं बात करने वाला हूं यानी फंक्शनल ग्रुप्स गेटिंग रिड्यूस्ड बाय दिस रिएजेंट्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन तो हमने मेटल और सॉल्वेंट का दे दिया कि ये भैया सॉल्वेंट का काम है रिडक्शंस करने के लिए। अब मैं जो बात करने वाला हूं बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैंने बच्चों अल्कली मेटल लिया है, अल्कली मेटल बोले तो अभी मैंने आपके सामने लिखा था कौन सा, अगर मैंने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लिया है ना, या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया लिया है, या पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया लिया है, तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। और इसी रिएजेंट को हमने क्या बोला है बच्चों, बर्च रिएजेंट। तो समझो इस बात को ढंग से समझना, बर्च रिएजेंट और इनके द्वारा किसी को रिड्यूस करने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, बर्च रिडक्शन। ये आपका थोड़ा नेम रिएक्शन का टॉपिक बन जाता है, जो मैंने बोला था आपको रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शंस होते हैं। तो ये पूरा चैप्टर एक्चुअली में नेम रिएक्शंस को भी कवर करेगा, जो हमारा जेम के लिए रह गया था, और रिएजेंटों को भी कवर करेगा। तो दोनों चीजें एक साथ पैरेलली चल जाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है बच्चों बर्च रिडक्शंस की। किसकी कहानी है, बर्च रिडक्शंस की। तो पहला कॉम्बिनेशन अल्कली मेटल विद लिक्विड अमोनिया हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ बर्च रिडक्शन। फाइन, अब बताओ ये किन पे एक्ट करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जिन पे वो एक्ट करते हैं, वो करते हैं एक्ट इंपॉर्टेंट, देखना इधर इंपॉर्टेंट, वो एक्ट करते हैं 4 मॉलिक्यूलों पे। किन पे एक्ट करते हैं बच्चों, ये 4 मॉलिक्यूल इनसे रिड्यूस होते हैं। द फर्स्ट इज एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक रिंग्स। जो सबसे पहला सिस्टम है जो इनसे रिड्यूस होता है, जो इनके इलेक्ट्रॉन मांगता है, वो कोई एरोमेटिक रिंग्स होते हैं। जैसे आपके पास हो गया बेंजीन, या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। क्या होगा बच्चों, देखो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स के ऊपर में आप अटैक करके इलेक्ट्रॉन इसको दोगे। फाइन, इसी में हम बात कर लेंगे कोई 5 मेंबर्ड रिंग्स के बारे में, यानी रिडक्शंस किसी 5 मेंबर्ड रिंग्स की भी तो हो सकती है, क्या फर्क पड़ता है। यानी सल्फर मान लो, थायोफिन मान लो, है ना। एरोमेटिक रिंग्स कोई भी हो सकते हैं, 6 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, या फिर हेटेरोसाइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग्स जैसे pyridines, है ना भाई, या फिर फ्यूज्ड मेंबर्ड रिंग्स, वी हैव अ सब्स्टिट्यूटेड नेफ्थलीन्स, बिकॉज ये भी तो एरोमेटिक है। सब्स्टिट्यूटेड नेफ्थलीन्स लाइक सब्स्टिट्यूटेड इंडोल्स, लो ना भाई, क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब एरोमेटिक रिंग्स पे हम इनका अटैक करवाते हैं। तो जी हाँ, एरोमेटिक रिंग ऐसा रिएक्टेंट है जिसपे हम सोडियम लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल करेंगे, और जनरली बर्च रिडक्शन हम इन्हीं का नाम देते हैं। तो हमें पढ़ना क्या क्या, मैं पहले ये बता रहा हूँ, फिर मैं इस टॉपिक को अलग सेपरेट से एक एक पॉइंट लेके चलूंगा। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े होंगे, है ना, तो उसको ढंग से समझना, क्योंकि ये एक साथ सब अगर पढ़ोगे तो थोड़ा सा घोच पोच सा हो जाएगा, खिचड़ी से पक जाएगी। तो सेपरेट करके पढ़ते हैं, इनको समझ करके पढ़ते हैं। तो एरोमेटिक रिंग पे इनका इस्तेमाल करोगे। पहला ही देखो, वी हैव अ इंपॉर्टेंट 3 कॉम्बिनेशंस बच्चों, वी हैव 3 कॉम्बिनेशन में से पहला कॉम्बिनेशन मैंने लिया है। ये कॉम्बिनेशन किन किन जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा, एरोमेटिक रिंग को रिड्यूस करने में इस्तेमाल किया जाएगा, सिंपल। सिमिलरली ये रिड्यूस करेगा किसको, डाइइन्स को, कॉन्जुगेटेड डाइइन्स, या फिर ऐसे समझो इनॉन्स को रिड्यूस करेगा। सबसे पहले इनॉन, ओहो, रिडक्शन ऑफ इनॉन्स। और वो इनॉन्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड कीटोन। इसका मतलब समटाइम्स वी हैव अ कीटोन विच इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ये हमारा रिएक्टेंट होगा एंड वी हैव सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। व्हाट वी विल डू, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसका मतलब कुछ इनॉन सिस्टम होंगे जिन पे आपको रिडक्शंस करवाने होंगे, यानी यहाँ पे आपको मिलेगा लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, कुछ भी दे सकता है वो कॉम्बिनेशन, है ना बच्चों। और ये आपको रिडक्शंस का फाइंड आउट करना पड़ेगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो मैं प्रोडक्ट पे जा ही नहीं रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ कि इनके लिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है। इनॉन्स के अलावा वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस केस दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। We have a conjugated डाइईन्स। तो कॉन्जुगेटेड डाइईन्स कौन से होते हैं बच्चों? वी हैव अल्फा बीटा, सॉरी दिस वन, बस यहाँ पे अल्कीन हो जाएंगे दोनों तरफ, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशंस पे आ जाते हैं, तो कॉन्जुगेटेड डाइईन्स बच्चों। वी हैव अ कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, वी हैव सम टाइम दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, है ना, एसाइक्लिक और साइक्लिक, दे विल गॉट रिड्यूस बाय दिस सिस्टम्स। तो अच्छे है ना, इनके सामने आपको मिलेगा सोडियम लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया रिड्यूस करा देना ना यार, क्या दिक्कत है, फाइन। समटाइम्स वी हैव दिस टाइम्स वी हैव अल्काइंस। चलो इसका मतलब अगर मैं इन रिएजेंटों की बात करूं तो वी हैव अल्काइंस ग्रुप, और अल्काइन में हम रिड्यूस करने वाले हैं किसको? एक अल्काइन के सामने हमें लिथियम लिक्विड अमोनिया अगर मिल गया तो हम क्या करेंगे? तो इसका मतलब देखो बर्च रिडक्शंस की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो वी हैव एरोमेटिक रिंग्स, वी हैव इनोन्स, वी हैव डाइईन्स, वी हैव अल्काइंस। इन्हीं के साथ इनको जोड़ दिया जाता है और इनको रिड्यूस कर दिया जाता है। तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या मैकेनिज्म होगी, क्या स्टीरियो होगी, ये सब इंडिविजुअल बात करेंगे, जिसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में बात करूंगा बर्च रिडक्शंस के फॉर्म में। तो मतलब इस रिएजेंट का अगर तुमने इस्तेमाल किया है तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच आर गोइंग टू रिड्यूस बाय दिस मेटल सॉल्वेंट कॉम्बिनेशंस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशंस, ढंग से समझते चलना, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ जाते हैं। गुड। अब मैं बात करने वाला हूं बच्चों अपना सेकेंड कॉम्बिनेशन, जिसको हम कहते हैं मेटल के साथ अगर मैं ज़ाइलिन सॉल्वेंट लेता हूं, एप्रोटिक सॉल्वेंट लेता हूं, तो वो क्या काम करने वाले हैं, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो हमें अब सीखना होगा। और नेट और गेट के क्वेश्चनों में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चों। तो देखो इधर, यानी वी आर नाउ गेटिंग अ पॉइंट दैट इज अ कॉम्बिनेशन किसका था? मेटल थे, क्या था बच्चों? मेटल था, और क्या था? ज़ाइलिन था, यही तो था कॉम्बिनेशन, मेटल और ज़ाइलिन का होगा। अब देखो यहाँ पे ढंग से देखना, यहाँ पे एक्चुअली हमारा कॉम्बिनेशन कौन कौन सा होता है, जो मैंने अभी आपके सामने लिखा था। पहला कॉम्बिनेशन में लेके आता हूँ जिसमें हम अल्कली मेटल का इस्तेमाल करेंगे, सोडियम ज़ाइलिन का इस्तेमाल कर लीजिए, है ना, या फिर मैंने अभी आपके सामने लिखा अल्कली यानी मैग्नीशियम एमलगम का इस्तेमाल कर लीजिए ज़ाइलिन के साथ, है ना बच्चों। अरे वही मैग्नीशियम ही है। और यहाँ पे या एल्युमिनियम अमलगम का इस्तेमाल कर लीजिए ज़ाइलिन के साथ। इंपॉर्टेंट है ये, ढंग से देखना। इसका मतलब टाइटेनियम भी आएगा, पर उसको मैं इस्तेमाल अलग तरीके से करने वाला हूँ, या फिर हम टाइटेनियम ज़ाइलिन का इस्तेमाल कर ही लेते हैं। टाइटेनियम, और मैंने अभी आपको बताया वो टाइटेनियम आपको इस फॉर्म में मिलेगा, यानी टाइटेनियम बनाने के लिए यू मस्ट हैव व्हाट? क्लोराइड एंड पोटेशियम। इस कॉम्बिनेशंस को आपको समझना पड़ेगा। तो सेपरेटली अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे दीज आर हैविंग द वन पॉइंट, यानी ये क्या है? एक तरीके के काम करेंगे, इन सब का काम एक है और इसका काम थोड़ा सा अलग है। और सुनो, याद रखो, जब भी ये कहीं पे इस्तेमाल किए जाएंगे तो वो क्या करते हैं? कपलिंग रिएक्शंस करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन के सोर्स नहीं है। तो ऐसे केसेस में इनको बोला जाता है, देखो इधर बोर्ड पे देखना, इसको बोला जाता है रिडक्टिव। रिडक्शन तो होंगे, पर ये ना कपलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शंस, यानी जहां पे किसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जैसे ऐड होगा वो कपल कर जाएंगे। और कपल का मतलब आपको ऑर्गेनिक में पता है, दो मॉलिक्यूल आपस में रेडिकल के फॉर्म में जुड़ जाए, कपलिंग इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सुनो, सोडियम इंजाइलिन, मैग्नीशियम इंजाइलिन और एल्युमिनियम इंजाइलिन, ये किस पे एक्ट करेंगे और किसको कपल करवाएंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला देखो बच्चों, यहाँ पे अगर इनका इस्तेमाल, इन तीनों का इस्तेमाल अगर किसी एल्डिहाइड और कीटोनों पे होता है, किस पे? एल्डिहाइड और कीटोनों पे अगर आप इनका इस्तेमाल करोगे और यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा सोडियम इन ज़ाइलिन,
तो याद रखो यहां पे बनेगा प्रोडक्ट पिनाकोल। क्या बनेगा? पिनाकोल। अब पिनाकोल क्या है याद करो। पिनाकोल मतलब एल्डिहाइड मान लीजिए मेरे पास एक दिया गया है, वी हैव अ सिस्टम ऑफ कीटोन, देखना बच्चों, एंड इफ यू हैव हियर सोडियम इंजाइलिन, क्या बोलो? सोडियम इंजाइलिन, मैग्नीशियम इंजाइलिन, इफ यू हैव एल्युमिनियम इंजाइलिन, ओ हो, अगर एल्युमिनियम इंजाइलिन भी ले लिया है तो ये क्या करेंगे? देखो ढंग से देखो, दे विल फॉर्म पिनाकोल। पिनाकोल क्या होता है? एडजेसेंट डाइगोल्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है अगर वो एल्डिहाइड और कीटोनों के साथ इस्तेमाल होता है तो इसको बोला जाता है पिनाकोल सिंथेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? पिनाकोल सिंथेसिस इनका नाम दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास मेटल और ज़ाइलिन सॉल्वेंट है और उसके सामने एल्डिहाइड और कीटोन है, और याद रखे मेटल टाइटेनियम को नहीं होना चाहिए, इन कॉम्बिनेशंस के साथ होना चाहिए। तो अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं ना तो इससे पिनाकोल सिंथेसिस का नाम दिया जाता है बच्चों। इसी में हमारा दूसरा सवाल होता है कपलिंग रिएक्शन। सही है। अब तुम बोलोगे ना सर एक रिंग है यहाँ पे 2 रिंग आ गए, इसका मतलब इनके 2 रिंग इस्तेमाल होंगे और ये कपल करके ये प्रोडक्ट बनाएंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली इफ यू हैव एन एस्टर, देखो बच्चों अगर यहाँ पे कोई एस्टर है और एस्टर के साथ आपने यहाँ सोडियम इंजाइलिन का इस्तेमाल कर दिया है तो पता है ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं अस्लोइन। अल्सलोइन बोले तो इनके कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्ट बनता है वो अस्लोइन बनता है और ये होता है अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर। क्या होता है बच्चों? अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर, या सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, एस्टर नहीं, कीटोन। तो इसका मतलब इफ यू हैव एन एस्टर और एस्टर को आपने सोडियम इंजाइलिन के साथ लगा दिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? स्लोइन। और इसीलिए इसको बोला जाता है अस्लोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। बड़ा मजेदार टॉपिक है ये। यानी देखो इधर इफ यू एन एस्टर, जैसे यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OET है आपके पास, दिस इज एस्टर, और गलती से आपने यहाँ पे सोडियम इंजाइलिन डाल दिया तो ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पे वी हैव दिस टाइप ऑफ सिस्टम in which we have alpha hydroxy ketone. This is alpha, this is hydroxy, this is ketone. तो बोलोगे ना सर यहाँ पे 2 R कहाँ से आ गए? इसके बाद 2 मॉलिक्यूल यहाँ इस्तेमाल हुए हैं, कपलिंग रिएक्शन से ही है। तो इसका मतलब सॉल्वेंट अगर आ गया ज़ाइलिन तो वो चीजें को बदल देता है। तो इसलिए बच्चों ये तुम्हारा नेम रिएक्शंस में आ जाता है, रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शंस में अस्लोइन कंडेंसेशन रिएक्शंस। अलग से पढ़ेंगे इसको हम लोग, है ना। जैम के बच्चों तुम्हारे लिए अस्लोइन कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट नहीं है पर पिनाकोल सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो तुम्हें इनको छोड़ सकते हो पर नेट बच्चे तुम्हें तो सबको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिनाकोल सिंथेसिस बाय व्हिच वी हैव अ मेटल एंजाइलिन, इफ द फंक्शनल ग्रुप इज एस्टर द सेम कॉम्बिनेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अस्लोइन प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अस्लोइन कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो मैं फ्रेमवर्क तैयार कर रहा हूं कि इस पूरे टॉपिक में, और याद रखो दिस इज द हार्ट ऑफ रिएजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का एक्चुअली में ये हार्ट है क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आपको इनको ढंग से, इसलिए मैंने पहले सोचा कि सेपरेट वीडियोस इनके इंट्रोडक्शन पे बना देता हूँ कि इनमें पढ़ना क्या है, फिर एक एक करके इनको ढंग से हम लोग डील करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा टॉपिक बन जाता है ये, नोट करो इसको। अगर मैं टाइटेनियम मेटल का इस्तेमाल करूंगा तो मैं उसे क्या नाम दूंगा? देखो इधर नोट कर लिया इसको, आगे बढ़े, गुड। अगर मैंने बच्चों यहाँ पे टाइटेनियम इंजाइलिन का इस्तेमाल किया है, टाइटेनियम इंजाइलिन, तो मैंने यहाँ पे टाइटेनियम क्लोराइड और इसको रिड्यूस करने के लिए एक मेटल लिया है और फिर जाइलिन लिया है और इसी रिएक्शंस को हम एक नाम देते हैं, देखो इधर मैकमरी कपलिंग। क्या बोलते हैं इसको? मैकमरी कपलिंग। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो माफ करिएगा, मैकमरी इसका नाम है। मैकमरी कपलिंग रिएक्शंस होते हैं और मैकमरी कपलिंग में क्या होता है, किसी एल्डिहाइड और कीटोनों को हम लेते हैं, है ना, एल्डिहाइड और कीटोनों को हम लेते हैं और उसे इस कॉम्बिनेशन में साथ जोड़ देते हैं, टाइटेनियम क्लोराइड इंजाइलिन, फाइन, और वो क्या करता है, एक अल्कीन बना देता है। वाह, प्रोडक्ट अलग अलग है इनमें, वहां पिनाकोल बनता था, है ना, यहाँ पे एस्लोइन बनते हैं और इनके साथ जब कॉम्बिनेशन करते हो तो ये अल्कीन फॉर्म होता है। और अगर अल्कीन बने हैं तो आगे चल के पढ़ोगे कि ये 2
5 मेंबर क्रिया जुड़ जाएगी। तो आप भी बोलोगे सर इसके 2 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे फिर, तो ये कपलिंग रिएक्शंस है बच्चों। तो कपलिंग रिएक्शंस अगर आपने मेटल और जाइलिन का इस्तेमाल किया है तो कपलिंग होती है, 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। पर अगर फंक्शनल ग्रुप अलग लिया, मेटल्स अलग लिए, तो प्रोडक्ट भी अलग बनता है। इसलिए कॉम्बिनेशंस पे ज़्यादा हम लोग गौर फरमाएंगे। तो क्या ये बात समझ गए आप लोग? ढंग से बनाओ क्योंकि ये कहानी की तरह चलनी चाहिए और वैसे ही हम सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। तो नोट कर लो इसको। तो दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शंस बच्चों। तो ये हमारा इस डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शंस का सेकंड फेज है जहां पे हम कपलिंग की बात करते हैं, बर्च की बात नहीं करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट खत्म हो गए। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, देखो जिंक मेटल का इस्तेमाल आप कर रहे थे ना, यहाँ पे देखो बच्चों, जिंक मेटल का जब तुम इस्तेमाल कर रहे थे तो वहां क्या होता है, कभी कभी ना कोई चीज में इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो जाए मॉलिक्यूलों में, पर वो मॉलिक्यूल टूट जाए, मतलब उसमें से कुछ निकल जाए बाहर, एडिशंस तो हो पर वहां से कुछ निकल जाए, कपल नहीं हो वो, उनमें से कुछ बाहर निकल जाए। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद अगर कुछ बाहर निकलता है, देखो उसको बोला जाता है, देखो इधर तीसरा कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो इधर रिडक्टिव रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप्स। मतलब क्या कि कुछ ऐसे रिएजेंट होंगे वो जब उस मॉलिक्यूल में इस्तेमाल किए जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो सिस्टम को रिड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, पर उनके इलेक्ट्रॉन देने से वहां पे कुछ टूट जाए, तो कुछ ग्रुप वहां से रिमूव हो जाएं, तो उनको बोला क्या जाता है, रिडक्टिव रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप्स। तो इसके लिए ज्यादा इस्तेमाल करने वाले सिस्टम क्या है, देखो इधर जिंक एसिटिक एसिड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। फाइन। इनके साथ भी हम कभी कभी लिथियम और अमीन्स को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं बच्चों, लिथियम और अमीन्स को। जिसका मतलब ये और ये 2 इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या बन जाते हैं, कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो देखो लिथियम और बर्च रिएजेंट, बर्च में भी काम आता था ये, पर इनका इस्तेमाल हम और भी कर सकते हैं। अमीन्स ले लो, यानी अमीनिया ही ले लो ना, क्या दिक्कत है, अमोनिया भी ले सकते हैं और लिथियम इन अमीन्स भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब देखो, तुम ही देखो, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है ना, इनका इस्तेमाल उनमें था, बर्च में था ही, और इनका इस्तेमाल रिडक्शन करवाने में है, रिडक्टिव रिमूवल ग्रुप को भी बाहर निकालने में होता है। तो ये किन पे एक्ट करते हैं वो एक बार ढंग से देखते हैं। जिंक एसिडिक एसिड ये किन पे एक्ट करते हैं, यानी ये किन पे एक्ट कर रहे होते हैं, तो कौन से मॉलिक्यूल पे एक्ट करेंगे, तो देखो इनपे फंक्शनल ग्रुप जब जनरली मिलता है आपको, कोई अल्फा पोजीशन पे कीटोन और यहाँ पे लिविंग ग्रुप्स, देखना कीटोन हो और उसके अल्फा कार्बन पे कोई लिविंग ग्रुप मौजूद हो। अब तुम बोलोगे सर ये क्या होगा, तो लिविंग ग्रुप आपको पता है बच्चों, गुड लिविंग ग्रुप कौन से हो सकते हैं, कोई हैलोजन हो सकता है, कोई OTS ग्रुप हो सकता है, कोई OAC ग्रुप हो सकता है ना। तो अगर तुम यहाँ पे X लोगे और यहाँ पे आप जिंक एसिटिक एसिड डालोगे तो वो क्या होगा, यहाँ पे ये X निकल जाएंगे और ये नॉर्मली प्रोडक्ट में अभी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हूँ, मैकेनिज्म से डील करूँगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ X निकल जाएगा, यानी ऐड हुए और X बाहर निकला। तो इसको बोला जाता है रिडक्टिव रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप्स। फाइन बच्चों, पहला ये। दूसरा, कोई एस्टर के साथ भी ऐसा हो सकता है, यानी इफ यू हैव अ कीटोन एंड इफ यू हैव एन एस्टर, और एस्टर में जिंक एसिटिक एसिड आपने डाल दिया तो फिर क्या होगा, देखो इधर जिंक एसिटिक एसिड अगर आपने डाल दिया तो अल्फा पोजीशन पे जो हैलोजन ग्रुप्स होंगे या कोई भी लिविंग ग्रुप होगा वो यहाँ से अमिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट, यानी जिंक एसिटिक एसिड का इस्तेमाल जनरली कीटोन और एस्टर के अल्फा पोजीशंस पे लगने वाले ग्रुप को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। हो सकता है कि वहां पे मल्टीपल हैलोजन ग्रुप्स हो, मल्टीपल लिविंग ग्रुप्स हो, दोनों अल्फा पोजीशंस पे हो, गलती से आपने जिंक एसिडिक एसिड का इस्तेमाल किया, आगे आप पढ़ोगे दे लीड्स टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस सिस्टम, एक्स निकल जाएंगे वहां से। तो इसका मतलब रिव्यू इलेक्ट्रॉन ये देगा, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देने ही वाला है, तो इनके कॉम्बिनेशन से यहाँ से ग्रुप निकल जाने वाले हैं। तो इसका मतलब ये जिंक एसिडिक एसिड का इस्तेमाल इन अल्फा हेलो एस्टरों पे या अल्फा पे कोई भी लिविंग ग्रुप हो उन पे इस्तेमाल किया जाता है ग्रुप को लीव कराने में। ये बात आप समझ गए, नोट करो इसको, नोट कर लो इसको। तो इनका इस्तेमाल किन पे किया जाएगा, इन सिस्टमों पे। अभी देखो बस, अभी मैं आपको बस लाइटली उंगली पकड़ के केवल मिला रहा हूं कि अच्छा इन रिएजेंटों का इस्तेमाल आप इनके साथ करने वाले हैं। फाइन, तो मिला।
मुलाकात कर लीजिए, फिर इनके साथ बैठ करके चाय पानी पियेंगे, क्या दिक्कत है, आराम से इनको बुलाएंगे और बैठेंगे, मैकेनिज्म डील करेंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं। पर हाँ पहले जान तो लीजिए ना, ठीक है। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, कोर्स कंप्लीट कराना ठीक है वो मैं करा दूंगा, बट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर ये बस पढ़ लिया लेकिन आपके जहन में ये बात बैठ गई तो आप कभी भूल ही नहीं पाओगे इनको, और कभी टीचर बनोगे तो डेफिनेटली यार अच्छे से पढ़ा पाओगे, ठीक है, मेरे से भी बेहतर पढ़ा पाओगे। मैं तो बस थोड़ा सा कुछ जानता हूँ, किताबों से निकाल के लेके आता हूँ आप लोगों के सामने और आपको दे देता हूँ। मैं नहीं मानता कि मुझे बहुत कुछ आता है, कुछ जगह मेरे भी गलतियाँ होती होंगी, है ना, क्योंकि परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ यार। और कोई ये बोलता है कि मुझे सब आता है तो ये तो बहुत गलत बात है। मुझे भी थोड़ा सा आता है, जो मुझे आता है मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। बस हाँ सिस्टमेटाइज मैनर में आपको दे रहा हूँ कि आपके पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि आप किताबों को भी पढ़ो, तो मुझे टाइम है, मेरे पास एज अ टीचर मेरे पास टाइम है, मैं बहुत सारी किताबों से देखता हूँ जो अच्छी चीज़ें जहाँ से मिलती है एक सब जगह इकट्ठा कर देता हूँ आपके लिए, सिंपल सी बात है। देखो इधर, इफ़ यू आर यूजिंग दिस रिएजेंट, तो ये किन पे काम करता है, देखो इधर ये काम करता है किसी ईथर पे, ठीक है, और ईथर में डायरेक्टली लिख देता हूँ ना। देखो ये तुम्हें मुलाकात करना है, जैसे कोई ओबीएन ग्रुप, याद करो ये तुमने हाइड्रोजनोलाइसिस में इस्तेमाल किया था ना, याद है, और यहाँ पे कोई एसबीएन ग्रुप, कोई एनबीएन ग्रुप, है ना, और यहाँ पे अगर तुम इस्तेमाल करते हो लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, है ना बच्चों, तो ये काम क्या करते हैं, ये उस ओबीएन ग्रुप को ओबीएन के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं। कुल मिला के बात ये है, यहाँ पे अगर R है, यहाँ पे CH2PH है, देखो बच्चों, और अगर तुमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है तो एक्चुअल में ये बॉन्ड टूट जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेते ही क्लिव, और जब क्लिव हो गया तो आगे पढ़ोगे ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं और आगे चल के ये CH3PH में कन्वर्ट हो जाते हैं। याद है हाइड्रोजनोलाइसिस आपने पढ़ा था, कुछ वैसे ही चीज़ें यहाँ भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो इसका मतलब दिस आर द इंपॉर्टेंट रिएजेंट, जब इसमें आप डालोगे तो ये RSH में, ये RNH2 में, अमीन्स थायोल और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फाइन बच्चों, थायोईथर्स, अमीन्स एंड ईथर्स, सिंपल है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा कॉम्बिनेशन जिसको कहा जाता है यानी क्लीवेज, तोड़ना को क्लीवेज भी बोल सकते हैं ना, क्लीवेज ऑफ विनाइल एस्टर, विनाइल एस्टर एंड अराइल एस्टर, सॉरी विनाइल फोस्फो एस्टर, इसको नोट करो, विनाइल फोस्फो एस्टर को तोड़ने में। नेट वाले बच्चों तुम्हें ज्यादा इस्तेमाल करना है, जैम वाले बच्चों तुम्हें इसका इस्तेमाल करना है, नेट वाले बच्चों तुम्हें दोनों का, जैम तुम्हें ये नहीं करना, फाइन, ये जैम के लिए नहीं है। क्लीवेज ऑफ विनाइल फोस्फो एस्टर एंड अराइल फोस्फो एस्टर, ओहो मतलब ये थोड़ा सा पेचीदा है, इतने सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो देखो इधर, वी हैव अ अल्कीन पार्ट एंड वी हैव अ फोस्फो एस्टर, दिस इज अ फोस्फो एस्टर, देखो बच्चों इसको एस्टर बोलेंगे, ये विनाइल फोस्फो एस्टर है। तो जब तुम इसमें सोडियम लिक्विड अमोनिया डालोगे तो दैट विल द बॉन्ड इज विल ब्रेक, और ये नॉर्मल अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फोस्फो एसिड्स में है। सिमिलरली इफ यू हैव अ बेंजीन रिंग, दिस इज कॉल्ड अराइल फोस्फो एस्टर बच्चों, दिस इज कॉल्ड अराइल फोस्फो एस्टर, फाइन बच्चों। यहाँ पे अगर तुम डालोगे द बॉन्ड विल ब्रेक, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। तो ये कहानी है, ये कॉम्बिनेशन से कुछ हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन लिए जाएं और बॉन्ड टूट जाएं। तो इसका मतलब अब देख लो, दिमाग में बैठा लो, वी हैव अ इंपॉर्टेंट जर्नी देयर, बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें। कभी आपको बर्स्ट रिडक्शंस में मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, कोई आपको कपलिंग रिएक्शंस करवाने पड़ेंगे, समटाइम्स बाय द यूजिंग ऑफ सच रिएजेंट्स यू विल ब्रेक द मॉलिक्यूल्स इनटू फ्रेगमेंट, फाइन। So these are the important combination, these are the important functional groups in which we are going to use our metal and a solvent। तो तैयार हो जाइए जर्नी के लिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट नया टॉपिक बर्स्ट रिडक्शंस। तो आप प्लीज बर्स्ट रिडक्शंस के बारे में थोड़ा पढ़ के रखिएगा। जैम वाले बच्चों तुम तो ज़्यादा पढ़ के रखना, नेट वालों तुम तो अथाह समुद्र है तुम्हारे लिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब कंटिन्यूअस हम लोग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियोस पसंद आएगा तो